शहजाद, आपसे भी यही सवाल, और इसमें जब से मंसूबे का ऐलान किया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तब से लेके अब तक इसराइली हमले भी जारी हैं। अब तक 59 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तो ये बात, अफसोसनाक बात, और ये सिलसिला जारी है। क्या आपको लगता है असल मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा, ये जो 20 नकाती मंसूबा है? जी मुबशर, बहुत शुक्रिया। आप देखें, असल मंसूबा कौन सा है, क्योंकि एक प्लान जो कि पाकिस्तान समेत अरब ममालिक ने दिया था, हमारे यहाँ तो उसी पर बात हो रही थी। और कल जब इसहाक डार साहब ने बताया कि ये वो मंसूबा नहीं जो शेयर किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उन्होंने तो ये हिंट किया कि चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो यही थी कि नेतन्याहू ने अपनी मर्जी की शिकें उसमें शामिल की हैं, खासतौर पर जो IDF के इनखला वाला मामला है। क्योंकि अगर आप देखें, जो प्रेस रिलीज आया था फॉरेन मिनिस्टर्स का 3-4 ममालिक का, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ IDF, जबकि इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। तो मेरे ख्याल से एक तो हमने बहुत जल्दबाजी की, वजीर आजम को फौरी तौर पर तारीफें नहीं कर देनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप की, जब तक इस प्लान पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं हो जाता, क्योंकि अभी तक तो हम हमास का भी वेट कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि अब इस प्लान में क्या मजीद कोई गुंजाइश है। एक मरतबा अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू उस पर इत्तेफाक कर चुके हैं, क्या वी कैन गो बैक, और वो शिकें जो कि अरब ममालिक ने डाली थी वो इसमें शामिल हो सकेंगी, या हमास अगर कुछ इस पर नेगोशिएट करना चाहता है या अपना कोई प्रपोजल देना चाहता है, क्या उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। आई डोंट नो अबाउट दैट। मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ट्रंप और नेतन्याहू एग्री कर गए तो शायद मामला इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इस पर जो अरब ममालिक है वहां पे भी बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज थी। आई गेस टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि एक जगह ये बताया जा रहा था कि कतर ने भी हमास के साथ ये प्लान शेयर कर दिया, जैसे कि अभी अली साहब बता भी रहे हैं, लेकिन फिर कतर के भी रिजर्वेशन थे कि वो मंसूबा नहीं है। इसी तरह कल ये भी खबर आई कि जो सऊदी काबीना है उसने भी इसका अप्रूवल दे दिया है, लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिया ये भी कोट कर रहा था कि सऊदी अरब को भी रिजर्वेशन थे, वो चाहते थे कि जो प्लान ट्रंप साहब रिलीज करना चाह रहे हैं वो ना करें, उसको विदहोल्ड करें जब तक जो चेंजेस या जो इत्तेफाक राय जिस पर आता वो प्लान सामने नहीं आता। तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं, लेकिन देखिए मेरा इस पे जो टोटल पूरी राय जो है ना, वो इसीलिए मैं इसको थोड़ा कॉशियसली देख रहा हूँ। मेरे कुछ खदशात भी हैं। एक तो हमें पता है कि इसराइल की तारीख अच्छी नहीं रही है, वो उन्होंने मुआहदे किए हैं उससे पीछे हटते रहे, जिसमें ऑस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में, वो उससे भी पीछे हट गए। अभी जो जनवरी-फरवरी में आपने देखा था कि जंग बंदी के हवाले से एक मुआहदा हुआ था जिसमें दोनों तरफ से कैदियों को रिलीज करना था, वो मुआहदा भी इसराइल ने तोड़ा। तो एक तो इसराइल का ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। देखिए, आई एम ऑल फॉर इट। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इंसानी जान बचाना, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक जान भी जाया हो उसको आपने किसी तरीके से खत्म करना, ये सिलसिला जो है कत्लो गारत का, जेनोसाइड का, तो आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन सवाल ये कि क्या इस अग्रीमेंट से हम उसके करीब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं मुबशर, क्योंकि मैंने ये अपने शो पे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी जो IDF फोर्सेस के हाथों मारे जा रहे हैं ना, उनको भी जब भूख और प्यास में खाना पीना चाहिए होता है ना, तो वो जाते हैं उन्हीं ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जो कि इसराइल के कंट्रोल में है, वहां से वो खाना पीना लेने जाते हैं। उनको पता होता है कि जब वो वहां पे जाएंगे IDF उनके फायरिंग करके उनको कत्ल कर सकता है, और ये हुआ भी है। बच्चे भी मारे गए उन्होंने, इजरायली सोल्जर्स वहां पे हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं कि वो बच्चे लेने आए खाना और उनको वहां पे मार दिया। तो इसका मतलब तो ये है ना कि फलस्तीनियों के लिए भी जो सर्वाइवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो अगर किसी तरह ये जंग बंदी होती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे कुछ रिजर्वेशन जो इसके अलावा भी है, मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में हमास के हवाले से है कि उन्होंने अपने आप को डिसआर्म करना है, वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो गवर्न नहीं करेंगे गजा को। लेकिन इसराइल के हवाले से ना तो अब तक उन्होंने जो हैवानियत मचाई है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, और आइंदा अगर वो कुछ इसकी वायलेशन करते हैं इस प्लान की, इस एग्रीमेंट की, उस हवाले से भी कुछ नहीं लिखा गया इसमें। यहाँ पे एक जो मामला इस वक्त है वो IDF फोर्सेस का है। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 16 जो कि IDF के विड्रॉल की बात करता है, वो बहुत वेग है कि ISF आएगी, अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, माइलस्टोन अचीव होंगे, और इसराइल के लिए गजा किसी किस्म का थ्रेट नहीं रहेगा, तब IDF का इनखला होगा, वो भी बॉर्डर पे उस वक्त भी वो रहेंगे। अब ये तो इतनी सब्जेक्टिव बात है, ये कौन डिटरमिन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा कि अब इसराइल को खतरा है या नहीं है गजा से। तो मेरे ख्याल से ये एक और ऐसी चीज है जिस पर अरब ममालिक को पाकिस्तान समेत इस पे प्रेशराइज करना चाहिए था कि IDF का जो विड्रॉल है वो फौरी तौर पे हो। फिर वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का कोई इसमें जिक्र नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा। इस डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र नहीं है, और हम एक उम्मीद पर हैं कि शायद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दी है तो उसके बाद इसराइल आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें पता है कि इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और वो इंक्रोच कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। फिर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका
वो वाहिद मुल्क है अब यूएनएससी में जो आके बार बार जंग बंदी के ऊपर वीटो करता है। हम डोनाल्ड ट्रंप पे फिर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ही इन्फ्लुएंस है या फिर इसराइल का इन्फ्लुएंस है, वाइस वर्सा ऑन अमेरिका। लेकिन वो दोनों इत्तेहादी हैं, शायद इसराइल किसी और की बात नहीं सुनेगा, डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा। तो चले ठीक है, उनको हमने इस नेगोशिएशन में तो शामिल किया, बट जो बोर्ड ऑफ पीस है उसकी सरबराही आप डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, जिसके बारे में हम और आप बैठ के आप बात करते रहते हैं कि आज वो ये कहते हैं तो कल वो कुछ और कहेंगे, उनकी पॉलिसी बदलने में टाइम नहीं लगता। टोनी ब्लेयर के ऊपर तो सवाल ये है कि क्या जो वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं उसके ऊपर उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या उनको पीस मिशन के तौर पे या पीस स्टैब्लिश करने के लिए उनको गजा में भेज दिया जाए। क्या कोई अरब ममालिक में से कोई और शख्स नहीं हो सकता था? क्या यूएन के परव्यू के अंडर इसको नहीं डाला जा सकता था? कल इसहाक डार साहब ने कहा देखिए हम तो अपनी नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं कह रहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन तमाम 8 ममालिक के वो वहां पे चले जाएं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे शख्स को नहीं जो है अपॉइंट कर सकते थे जिसके लिए हमें पता हो कि गजा का मफाद और गजा के लोगों का मफाद, इंसानी जानों का मफाद उनके लिए प्रायोरिटी होगा? क्योंकि फ्रैंकली ना डोनाल्ड ट्रंप के करियर में हमें वो नजर आया है, ना जिनके लिए हम पीस अवार्ड मांग रहे हैं उनके उसमें वो नजर आया है। बड़ा आसान था, अगर इंसानी जान का दर्द होता ना तो अमेरिका बार बार वीटो नहीं कर रहा होता। तो इसमें ऑब्वियसली सियासत इन्वॉल्व है, ट्रंप साहब के अपने मफादात इन्वॉल्व है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसानी जान का किसी को यहाँ पे फिक्र है और उस वजह से जंगबंदी हो रही है, वरना वो तो यूनाइटेड नेशन में या यूएस अपनी सपोर्ट विड्रॉ करके आराम से इस जंग को रुकवा सकता था। दे डिड नॉट डू इट। तो मुझे इस पे बड़े कंसर्न्स है, खदशात है। उम्मीद करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन हो। और ये मेरे ख्याल से अब अगर हम देखिए, एक तो अगर हम इस पे इफ दिस इज द बेस्ट वी कुड नेगोशिएट, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत बेबस हैं। इसको ओवरसेल करने की ना कोशिश करें कि हमने कोई बड़ा जबरदस्त प्लान बना के बेचा है और ये एक आइडियल चीज है। नहीं, ये फिर एक कॉम्प्रोमाइज है, एक सरेंडर है, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और ये हमारे लिए यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है, एक बेबसी की बात है और कमजोरी है हमारी कि हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और अब अगर कुछ इससे ज्यादा निगोशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम इस पे जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें एटलीस्ट। सलीम साफी साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास अगर नहीं कन्विंस होता, नहीं मानता, तो फिर इसराइल को खुली छूट होगी। फिर क्या इस बयान से यह समझा जाए कि इसराइल आगे फिर मजीद हमलों की धमकी है? ये देखिए, ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अजीब पोजीशन बन गई है। एक तरफ वो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वो फरीक है और इज़राइल का साथी है, इज़राइल का सरपरस्त है। और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एक बंदा या फरीक होता है या फिर वो सालिस होता है। ये जो उनका बयान है कि अगर हमास ने 3-4 दिनों में इसको नहीं माना तो फिर बहुत बुरा होगा, तो सालिस धमकियां नहीं दिया करते कभी भी। और उससे लगता है कि उनके ख्यालात भी हमास के बारे में वही है जो कि नेतन्याहू के हैं। लेकिन हमास के बगैर मसले का हल कभी भी नहीं निकल सकता। हमास न सिर्फ ये कि वहाँ के फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है, बल्कि गज़ा का कंट्रोल उनके हाथ में था। अब आप उनको मुकम्मल उस तरह निकाल दे पूरे प्रोसेस से, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रंप का मसला इस वक्त ये है कि एक तरफ वो अमन भी लाना चाहता है कि कोई फार्मूला सामने आ जाए और उसको नोबल पीस प्राइज़ मिल जाए। दूसरी तरफ उसका मसला ये है कि अरब ममालिक को इग्नोर करना भी उनके लिए इतना आसान नहीं है कि सब अरब ममालिक और पूरी इस्लामी दुनिया को इग्नोर करके कोई हल मुसल्लत कर दें। और तीसरी तरफ वो नेतन्याहू को भी ना नाराज़ कर सकते हैं, ना उनको बाईपास कर सकते हैं और ना उनसे कोई ख़ास हद से ज़्यादा चीज़ें मनवा सकते हैं। तो इस वक्त वो ख़ुद भी एक कंफ्यूज पोजीशन में हैं। लेकिन ये उनको याद रखना चाहिए कि जब तक कि मामले के तमाम फरीक और बिलखसूस हमास जिस हल पे आमादा ना हो, तो उसमें मेरे ख़्याल में उससे फिर हमें अमन की तवक्को नहीं करनी चाहिए। उससे अमन नहीं आ सकता। और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी हमास के ज़रिए जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो हमास के कंसर्न्स को भी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो उस तरह कल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नेतन्याहू के मुतालिबात को और इसराइल के मुतालिबात को और इसराइल के ख्वाहिशात को और उसके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा गया है। और हमास से मुतालिबात है, हमास से चीज़ें मनवानी हैं और उसके जवाब में
इसराइल से ये भी नहीं मनवाया गया है कि उनकी फौजें फौरी तौर पर निकलेंगी और फौरी तौर पर जंगबंदी करेंगी। तो इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप हमास और इस्लामी ममालिक की तजावीज़ को कुछ ना कुछ एकोमोडेट करे और उसको नेतन्याहू से मनवा दे, तो सिर्फ उस सूरत में अमन आ सकता है।